इस आदमी को अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे एहसास हुआ कि उनका जहाज समुद्र के ऊपर नहीं चल रहा था, बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रहा था। जहाज के ठीक नीचे एक विशाल इमारत की छत दिखाई दे रही थी। डर के मारे उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहाँ कभी लाखों लोगों की जिंदगी बसती थी, वहाँ अब सिर्फ कुछ ऊंची इमारतों की चोटियां ही पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। बाकी पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में समा चुका था। आखिर इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने स्टील और कंक्रीट से बनी पूरी सभ्यता को मिटा दिया? कौन सी ताकत धरती को इस तरह फाड़ सकती थी कि इंसानों के बचने का एकमात्र रास्ता रस्सियों से बने अस्थायी पुल रह जाए? और कौन सी तबाही समुद्र में इतनी विशाल लहरें पैदा कर सकती थी कि एक ही पल में किनारों पर मौजूद हर जिंदगी खत्म हो जाए? यह एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। ये भयानक तबाही 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब 2 विशाल मीटेरॉइड धरती से टकराए थे। उनकी टक्कर इतनी भयंकर थी कि दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। हर तरफ विनाश फैल गया। शक्तिशाली शॉकवेव ने धरती के कोने कोने को हिलाकर रख दिया। कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया की लगभग 80% आबादी खत्म हो गई। लेकिन 5 साल बाद भी धरती इस तबाही से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। मीटेरॉइड के अनगिनत टुकड़े अभी अंतरिक्ष में घूम रहे थे और किसी भी समय बिना चेतावनी के धरती पर गिर सकते थे। जो लोग बच गए थे उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि इस उजड़ी हुई दुनिया में दूसरा मौका मिलना आसान नहीं है। चारों तरफ फैला रेडिएशन सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। उसकी चपेट में आने के सिर्फ 3 मिनट बाद ही इंसान की मौत हो सकती थी। हालांकि कुछ जगहें ऐसी भी थीं जहां हरियाली अब भी मौजूद थी, मानो वहां कभी कोई तबाही आई ही न हो। ऐसी सुरक्षित जगहों को ढूंढना ही अब बचे हुए लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया था। हमारा हीरो जॉन भी अपने परिवार और कुछ अन्य लोगों के साथ एक बंकर में रह रहा था। यही बंकर उनकी आखिरी घर था। लेकिन हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे थे। लगातार भूकंप आ रहे थे और वैज्ञानिकों का मानना था कि ज्वालामुखी भी किसी भी समय फट सकते हैं। बंकर में मौजूद सभी लोग जानते थे कि वे यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। उन्हें जल्द ही बाहर निकलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। एक दिन जॉन ने अपना प्रोटेक्टिव सूट पहना और बंजर हो चुकी दुनिया की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक सुनसान समुद्री किनारे पर पहुंचा। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक बुरी तरह टूटे फूटे जहाज पर पड़ी। जॉन जहाज के अंदर बने एक बड़े छेद से घुस गया। वह पूरे जहाज में घूमता रहा, लेकिन वहाँ न कोई जिंदा इंसान था और न ही कोई काम की चीज, सिर्फ जली हुई लाशें और वीरानी थी। जब वह वापस जाने लगा तभी उसे जहाज की लॉगबुक के बीच एक बैंगनी रंग का फूल मिला। जॉन कुछ पल के लिए रुक गया। उसे याद आया कि उसने पिछले 5 सालों में कोई फूल नहीं देखा था। उसने सोचा कि यह फूल उसकी पत्नी को जरूर पसंद आएगा, लेकिन तभी उसके हेडसेट में अचानक अलार्म बज उठा। उसके साथी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सिर्फ 1 मिनट में एक रेडिएशन स्टॉर्म आने वाला था। जॉन तुरंत जहाज से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। दूर आसमान में एक विशाल काली दीवार तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके अंदर लगातार बिजली चमक रही थी। जॉन समझ गया कि अगर वह उसकी चपेट में आ गया तो बचना नामुमकिन होगा। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए उसने अपने साथी से कहा कि बंकर का गेट अभी खोल दो, वह समय रहते पहुंच जाएगा। दूर बंकर का विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन रेडिएशन स्टॉर्म उससे भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसके पीछे जोरदार बिजली गिरी। जॉन ने छलांग लगाई और किसी तरह बंकर के अंदर पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने चिल्लाकर गेट बंद करने को कहा। अगले ही पल विशाल लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वह मौत के मुंह से वापस लौट आया। डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जॉन ने अपना प्रोटेक्टिव सूट उतारा और थक कर वहीं बैठ गया। वह तेज तेज सांस ले रहा था। इसके बाद जॉन ने वह बैंगनी फूल अपनी पत्नी एना को दिया। फूल देखते ही एना की आंखों में चमक आ गई। 5 साल हो चुके थे। उसे याद भी नहीं था कि असली फूल आखिर दिखते कैसे हैं। उनका बेटा नाथन भी पास ही बैठा था। फूल को देखकर वह उत्साहित होकर बोला, पापा मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही जॉन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत नाथन को समझाया कि बाहर की दुनिया बेहद खतरनाक है, वहाँ एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। लेकिन तभी अचानक बंकर के सारे मॉनिटर झिलमिलाने लगे। स्क्रीन पर अजीब गड़बड़ियां दिखाई देने लगी। अगले ही पल पूरा बंकर जोर से हिल उठा। यह कोई साधारण भूकंप नहीं था। धरती की परत में एक विशाल दरार पड़ चुकी थी और उसका असर सीधे बंकर तक पहुंच गया था। बंकर के प्रवेश द्वार के पास बड़ी बड़ी दरारें उभर आईं। तुरंत पूरे बंकर में अलार्म बजने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। जॉन ने बिना समय गंवाए अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और बाहर निकलने की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन मेन एंट्रेंस पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। घबराहट में लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। खुशकिस्मती से जॉन इस बंकर को अच्छी तरह जानता था। वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर भीड़ से अलग रास्ते पर निकल गया। तीनों किसी तरह पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन वहाँ भी हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। दीवारें टूट रही थी और रास्ता किसी भी पल बंद हो सकता था। आखिरी सेकंड में तीनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ सिर्फ भागते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों ने प्रोटेक्टिव मास्क पहन रखे थे, जबकि कुछ बिना किसी सुरक्षा के ही भाग रहे थे। हर कोई एक ही दिशा में दौड़ रहा था। समुद्र किनारे खड़ी लाइफ बोट्स अब उनकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। हजारों लोग बीच की तरफ दौड़ पड़े। पहली बोट पहले ही पूरी तरह भर चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वजन बढ़ने से बोट बुरी तरह पलट गई। लोग पानी में गिर पड़े। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ये देखकर जॉन को तुरंत समझ आ गया कि हालात बहुत खराब है। वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर दूसरी बोट की तरफ भागने लगा। तभी रास्ते में उसकी नजर अपने दोस्त लियांग पर पड़ी। कई लोग उसे पकड़कर उसका मास्क छीनने की कोशिश कर रहे थे। लियांग मदद के लिए चिल्ला रहा था। जॉन और एना तुरंत उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने लोगों को धक्का देकर अलग किया और किसी तरह लियांग को पानी से बाहर खींच लिया। लेकिन इस अफरा तफरी में जॉन का अपना मास्क चोरी हो गया। उसने पीछे भागकर उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस समय हर सेकंड कीमती था। चारों लोग तेजी से दूसरी बोट की तरफ भागे। लियांग मुश्किल से सांस ले पा रहा था। जैसे ही वे बोट तक पहुंचे, वह सीधे अंदर बने केबिन में जाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब सब लोग थोड़ा संभले, तभी केबिन के अंदर से किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, दरवाजा बंद करो, अगर देर हुई तो कोई भी नहीं बच पाएगा। दरवाजे पर खड़े लोगों ने मजबूरी में गेट बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। वे बोट की दीवारों पर मुक्के मार रहे थे और अंदर आने की गुहार लगा रहे थे। तभी नाथन ने कांपती उंगली से दूर समुद्र की ओर इशारा किया। जॉन ने मुड़कर देखा। दूर समुद्र से एक विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह कई मंजिल ऊंची थी, मानो पानी का कोई राक्षस उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा हो। किनारे पर मौजूद लोगों ने भी उसे देख लिया। घबराकर वे वापस भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद वह विशाल लहर पूरे किनारे पर टूट पड़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। बोट के अंदर बैठे लोग डर से सहम गए, लेकिन फिलहाल वे जिंदा थे। अब फैसला लिया गया कि बोट दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाएगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वे लगभग 1 हफ्ते में लंदन पहुंच सकते थे। लेकिन खुले समुद्र में एक छोटे से जहाज पर इतना लंबा सफर आसान नहीं था। जॉन ने अपना डिटेक्टर निकाला और हवा की जांची। हैरानी की बात यह थी कि हवा पूरी तरह सुरक्षित थी। ये सुनते ही लोगों ने धीरे धीरे अपने मास्क उतार दिए। 5 साल बाद
बाद वे पहली बार खुलकर ताजी हवा में सांस ले रहे थे, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। आइसलैंड पूरी तरह गायब हो चुका था और किसी को नहीं पता था कि लंदन अब भी मौजूद है या नहीं। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वे सचमुच वहाँ तक पहुँच पाएंगे। रात होते ही पूरा जहाज खामोश हो गया। लोग अपनी अपनी जगह पर लेट गए, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। जॉन भी अपने केबिन में लेटा हुआ था। वह बार बार आंखें खोलकर चारों तरफ देखता। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है और अगले ही दिन उसकी आशंका सच साबित हो गई। अचानक जहाज जोर से झटका खाकर रुक गया। इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। अब जहाज समुद्र के बीचों बीच लहरों के सहारे बह रहा था और अगर इंजन दोबारा चालू नहीं हुआ तो इस विशाल समुद्र में उनकी मौत लगभग तय थी। जॉन बिना समय गंवाए इंजन रूम में घुस गया। वह रेंगते हुए खराब इंजन तक पहुंचा। जहाज की हालत बहुत खराब थी। उसने घंटों मेहनत की और आखिरकार इंजन दोबारा चालू हो गया। पूरा जहाज फिर से आगे बढ़ने लगा। उस रात जॉन अपने बेटे नाथन के साथ डेक पर बैठा था। दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे, लेकिन अब आसमान पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी जगह अंतरिक्ष में तैरते हुए पत्थरों और मलबे के अनगिनत टुकड़े दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे आसमान पर चमकते हुए घाव बना दिए हों। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। जहाज में रखा खाना लगभग खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने सभी लोगों की हालत खराब कर दी थी। लोग चुपचाप डेक पर बैठे रहते। तभी अचानक जहाज जोर से किसी चीज से टकराया और वहीं रुक गया। जॉन तुरंत बाहर आया। उसने चारों तरफ देखा। जहाँ तक नजर जा रही थी पानी में डूबी हुई इमारतें दिखाई दे रही थी। कई ऊंची इमारतों की सिर्फ छतें ही पानी के ऊपर बची थी। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे लिवरपूल पहुंच चुके हैं। ये पूरा शहर अब समुद्र के नीचे दफन हो चुका था। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जमीन ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए सब लोग जहाज से उतरकर आगे बढ़ने लगे। सड़क पर एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि लिवरपूल को पूरी तरह खाली करा दिया गया है। जॉन ने तुरंत अपना डिटेक्टर निकाला और आसपास की हवा की जांच की। हवा फिलहाल सांस लेने लायक थी, लेकिन उसमें मौजूद रेडिएशन सुरक्षित सीमा के बहुत करीब था। अगर वे ज्यादा देर यहाँ रुके तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। उन्हें जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। तभी उन्हें आगे कुछ लोग दिखाई दिए। जॉन ने अपने परिवार को उनके पीछे चलने का इशारा किया। कुछ देर बाद वे एक बड़े कैंप तक पहुंच गए। वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे। कई सालों तक रेडिएशन झेलने की वजह से बहुत से लोगों की त्वचा बदल चुकी थी। कुछ लोगों के चेहरे पहचानना भी मुश्किल था। उनके सामने एक विशाल सुरक्षा दीवार खड़ी थी। दीवार के ऊपर हथियारबंद सैनिक तैनात थे। तभी एक अधिकारी दीवार पर चढ़कर जोर से चिल्लाया, सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाएगा जिनके पास विशेष पास है। ये सुनते ही एना ने तुरंत अपना टोकन निकाला और ऊपर उठाकर दिखाया। अधिकारी ने उसे देखा और सिर हिलाकर अंदर आने की अनुमति दे दी। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक जॉन का दोस्त लियांग घबरा गया। उसका टोकन कहीं खो चुका था। वह बार बार अपना नाम और पद बताकर सैनिकों से विनती करने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भीड़ का गुस्सा बढ़ने लगा। स्थिति बेकाबू होती देखकर सैनिकों ने तुरंत लियांग को गोली मार दी और मुख्य द्वार भी बंद कर दिया। अब जॉन और उसका परिवार भी अंदर नहीं जा सकते थे। उसी समय आसमान का रंग बदलने लगा। दूर विशाल रेडिएशन तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। ये देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। जॉन ने एना और नाथन का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। तभी एक कार उनकी तरफ आती दिखाई दी। जॉन बिना सोचे समझे सड़क के बीच खड़ा हो गया। कार उसके सामने आकर रुक गई। जॉन ने ड्राइवर से मदद मांगी। उसने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर लंदन पहुंचना है। ड्राइवर कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बदले में जॉन की घड़ी मांग ली। जॉन ने तुरंत अपनी घड़ी उतारकर उसे दे दी। ड्राइवर ने घड़ी ली और कार का दरवाजा खोल दिया। जॉन ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपने परिवार को अंदर बैठाया और बार बार ड्राइवर का धन्यवाद करने लगा। उसे लगा कि इस बर्बाद दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग बाकी हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। कार तेजी से लंदन की तरफ बढ़ने लगी। कई घंटे सफर करने के बाद ड्राइवर ने सड़क किनारे गाड़ी रोक दी। उसने कहा कि सभी लोग थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। जॉन और उसका परिवार कार से बाहर निकल आए, लेकिन कुछ ही मिनट बाद जॉन को अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लगा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी अचानक आसमान से एक अजीब गड़गड़ाहट सुनाई दी। जॉन तुरंत सतर्क हो गया। उसने झुककर जमीन को छुआ। पिछले अनुभवों ने उसे सिखा दिया था कि ऐसी आवाजें कभी अच्छी खबर नहीं लाती। उसने तेजी से आसमान की तरफ देखा। दूर आसमान में आग के अनगिनत गोले उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद आसमान से जलता हुआ मलबा बरसने लगा। चारों तरफ आग की बारिश होने लगी। भागने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। जॉन ने जल्दी से अपने परिवार को पकड़ा और पास खड़े एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गया। अगले ही पल जलती हुई चट्टानों के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। हर टक्कर के साथ जोरदार धमाका हो रहा था। तापमान तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया एक बार फिर खत्म होने वाली हो। तभी ड्राइवर जान बचाने के लिए अपनी कार की तरफ दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल कार के साथ उसके भी चीथड़े उड़ जाते हैं। जॉन की किस्मत अच्छी थी। मीटियोरॉइड की उस भयानक बारिश में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। जब हालात थोड़े शांत हुए तो जॉन और उसके साथियों ने मलबे में से काम आने वाली चीजें इकट्ठी की। इसके बाद वे फिर से लंदन की तरफ निकल पड़े। कुछ समय बाद वे एना की माँ के घर पहुंच गए। दरवाजा खुलते ही एना की माँ अपनी बेटी, दामाद और पोते को देखकर भावुक हो गई। वह दौड़कर आई और तीनों को कसकर गले लगा लिया। इतने सालों बाद अपने परिवार को जिंदा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। घर अभी भी अच्छी हालत में था। हालांकि पानी और बिजली की सुविधा बंद हो चुकी थी, लेकिन एना की माँ और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर इस जगह को बचाए रखा था। कई दिनों बाद पहली बार जॉन के परिवार को सुरक्षित महसूस हुआ। उन्हें लगा कि शायद अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक दिन एना आराम कर रही थी, तभी उसे बाथरूम की तरफ से तेज खांसी की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत वहां पहुंची और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिंक में खून पड़ा था। जॉन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह अब सच्चाई छिपा नहीं सकता। कई बार रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था और डॉक्टरों के अनुमान के मुताबिक उसके पास सिर्फ 6 से 8 हफ्तों का समय बचा था। ये सुनकर एना पूरी तरह टूट गई। उसने इस तबाह दुनिया में अनगिनत लोगों को मरते देखा था, लेकिन जब बात जॉन की आई तो वह खुद को संभाल नहीं पाई। उसके लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। जॉन ने शांत स्वर में कहा कि उनके पास समय बहुत कम है और अब उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां उनका परिवार लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। अगले दिन उन्होंने एना की माँ से विदा ली। विदा होने से पहले उसने जॉन को एक पिस्तौल दी और उससे अपनी बेटी और पोते की रक्षा करने का वादा लिया। इसके बाद तीनों फिर से सफर पर निकल पड़े। इस बार उनका रास्ता घने जंगलों और सुनसान पहाड़ियों से होकर गुजर रहा था। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई खतरा फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ। वे कार में बैठे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक अंधेरे में किसी ने हमला कर दिया। जॉन तुरंत बाहर कूद पड़ा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंधेरे में कुछ हथियारबंद लोग छिपे हुए थे। वे लुटेरे थे और उनकी नजर कार में मौजूद सामान पर थी। उन्होंने जॉन को बाहर आने के लिए चिल्लाकर कहा, लेकिन जॉन पीछे हटने वाला नहीं था। खुशकिस्मती से उसके पास पिस्तौल थी, वरना शायद उस रात उनका बचना मुश्किल हो जाता। लुटेरों ने उसे आसान शिकार समझने की गलती कर दी। जॉन ने मौका मिलते ही एक हमलावर को गोली मार दी। बाकी लोग तुरंत सतर्क हो गए। अब अंधेरे में उन्हें पहचानना मुश्किल था। जॉन जवाब देने ही
वाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पिस्तौल की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। हालात एक बार फिर उनके खिलाफ हो गए, लेकिन उसी समय एना आगे आई। उसने जमीन पर पड़ी एक बंदूक उठा ली और हिम्मत दिखाते हुए परिवार की मदद की। आखिरकार वे हमलावरों से बच निकले और अपना सफर जारी रखा। कई घंटों तक उनकी कार एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर चलती रही, लेकिन फिर अचानक आगे का दृश्य देखकर सब रुक गए। सड़क पर दर्जनों गाड़ियां खड़ी थीं। जॉन कार से बाहर निकला और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके सामने धरती बीच से फटी हुई थी। एक विशाल दरार पूरी सड़क को निगल चुकी थी। नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, मानो धरती का अंत वहीं से शुरू होता हो। उस खाई को पार करने का केवल एक ही रास्ता था, एक कमजोर रस्सी का पुल जो दो चट्टानों के बीच किसी तरह लटका हुआ था। जॉन समझ गया कि वापस लौटने का ऑप्शन नहीं है, उन्हें यह पुल पार करना ही होगा। वो सबसे पहले आगे बढ़ा और नाथन को समझाया, नीचे मत देखना, बस आगे देखते रहना, और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। लेकिन तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। पूरा पुल बुरी तरह हिलने लगा। तीनों का संतुलन लगभग बिगड़ गया। वे रस्सियों को कसकर पकड़कर लटक गए। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वे किसी भी समय नीचे गिर सकते हैं। करीब 10 सेकंड तक वे वहीं जमे रहे। फिर धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। जॉन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का इशारा किया। काफी मुश्किलों के बाद वे दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन राहत अभी भी दूर थी। आगे एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। एक बेहद कमजोर और अस्थायी सीढ़ी जो लगभग सीधी ऊपर जा रही थी। उसे पार करने का एकमात्र तरीका था हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए ऊपर चढ़ना। जॉन ने पहले एना और नाथन को आगे भेजा और खुद सबसे पीछे रहा। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ी से डरावनी चरमराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल टूट सकती है। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और जैसे ही वे सीढ़ी के बिल्कुल बीच में पहुंचे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी बची हुई उम्मीदों को भी हिलाकर रख दिया। अचानक जमीन एक बार फिर जोर से कांपने लगी। जॉन और उसके परिवार के नीचे लगी अस्थायी सीढ़ी बुरी तरह हिलने लगी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए रस्सियों को कसकर पकड़े हुए था। तभी बाईं तरफ की एक सीढ़ी जो ठीक से बंधी नहीं थी, अचानक ढीली पड़ गई। उस पर चढ़ा हुआ आदमी पूरी तरह घबरा गया। डर के मारे उसने अपने पास खड़े दूसरे आदमी को धक्का दे दिया। बेचारा कुछ समझ भी नहीं पाया और संतुलन खोकर नीचे अंधेरे में गिर गया। यह नजारा देखकर बाकी लोग भी डर से जम गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अपनी सीढ़ी टूटती देखकर वह आदमी दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा। अगर वह ऐसा करता तो पूरी संरचना टूट सकती थी। जॉन ने बिना समय गंवाए तुरंत आगे बढ़कर रस्सी का आखिरी मजबूत हिस्सा पकड़ लिया। उधर एना ने नाथन को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। कुछ बेहद तनावपूर्ण मिनटों के बाद वे किसी तरह दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो गए। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, उनके पीछे का पूरा पुल टूटकर गहरी खाई में गिर गया। अगर वे कुछ सेकंड भी देर करते तो शायद कभी बच नहीं पाते। इसके बाद वे घंटों तक चलते रहे, लेकिन जिस सुरक्षित जगह की तलाश में वे निकले थे उसका कोई निशान नहीं मिला। चारों तरफ सिर्फ जली हुई धरती थी, न कोई पेड़ और न ही इंसानी जीवन का कोई संकेत। तभी अचानक उनके सामने एक हथियारबंद आदमी आ गया। जॉन ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा दी और उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। आदमी कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर उसने अपना हथियार नीचे कर लिया और उन्हें अपने गुप्त ठिकाने पर चलने का निमंत्रण दिया। वह जगह उत्तरी फ्रांस के एक उजड़े हुए शहर में थी, लेकिन वहाँ अब भी कुछ लोग जिंदा थे। उस आदमी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब उसे पता चला कि वे एक सुरक्षित जगह की तलाश में हैं, तो उसने सिर हिलाया और कहा, वह जगह सच में मौजूद है। उसे क्रेटर कहा जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। उसने बताया कि अलग अलग गुटों के बीच अब भी युद्ध चल रहा है और इसी वजह से मुख्य रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। हालांकि उसके पास एक गुप्त रास्ते की जानकारी थी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और जॉन के हाथ में दे दी। उसने कहा, यह तस्वीर एक तरह का पास है, अगर तुम इसे सही चेक पॉइंट पर दिखाओगे तो आगे का सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर उसने एक और अनुरोध किया। उसकी बेटी कैमिली भी उनके साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि क्रेटर ही वह जगह है जहाँ भविष्य अब भी बचा हुआ है। एना ने तुरंत हामी भर दी। कुछ देर बाद पूरा समूह फिर से सफर पर निकल पड़ा, लेकिन जॉन की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसकी खांसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और हर गुजरते दिन के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक सुरक्षित जगह मिली जहाँ वे कुछ देर आराम करने के लिए रुके, लेकिन तभी अचानक कई सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सभी के हथियार सीधे उनकी तरफ तने हुए थे। एक सैनिक जोर से चिल्लाया, ये पूरा इलाका बारूदी सुरंगों से भरा है, तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तभी कैमिली ने फ्रेंच भाषा में उनकी पूरी कहानी समझाई। सैनिकों का रवैया थोड़ा नरम हो गया। उस रात उन्होंने जॉन के परिवार की मदद करने का फैसला किया। सैनिकों ने बताया कि यही रास्ता क्रेटर तक जाता है, लेकिन इसके बीच एक युद्ध क्षेत्र पड़ता है जहाँ दिन रात गोलाबारी होती रहती है। रात होते ही सैनिक उन्हें लेकर आगे बढ़े। वे कांटेदार तारों और टूटे हुए बंकरों के बीच से गुजर रहे थे। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक धमाकों की चमक दिखाई दे रही थी। मिट्टी और धूल लगातार हवा में उड़ रही थी। जॉन ने नाथन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। एना उसके पीछे चल रही थी और कैमिली चुपचाप उनके साथ आगे बढ़ रही थी। वे कई खाइयों को पार करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें युद्ध के कई भयावह निशान दिखाई दिए, लेकिन वे रुके नहीं। आखिरकार वे एक सुरक्षित जगह तक पहुंच गए। सैनिक ने हांफते हुए कहा, अब बस आगे बढ़ते रहो, तस्वीर में जो अधिकारी है वह तुम्हारी मदद करेगा। जॉन ने उसका धन्यवाद किया और पूरी रात चलते रहने के बाद आखिरकार वे उस कैंप तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक और बुरी खबर मिली। जिस अधिकारी की उन्हें तलाश थी वह कुछ समय पहले ही मर चुका था। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी टूटती हुई दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर जॉन ने कैंप के नए अधिकारी से मदद मांगी। जब अधिकारी को पता चला कि जॉन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा तो उसका दिल पिघल गया। उसने पास खड़ी एक बस की तरफ इशारा किया और कहा, इसे ले जाओ, ये तुम्हें क्रेटर तक पहुंचा देगी। जॉन ने राहत की सांस ली। उसने अब तक अनगिनत मुश्किलों का सामना किया था और अब उसकी सिर्फ एक ही इच्छा बची थी, अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षित भविष्य देना। लेकिन किस्मत ने अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी रखी थी। बस रास्ते में आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बस रुक गई। सुरक्षा गार्ड तुरंत बाहर दौड़े, लेकिन कुछ ही पलों में उन पर हमला हो गया। हमलावरों ने पूरे वाहन को घेर लिया और यात्रियों को नीचे उतरने के लिए चिल्लाने लगे। जॉन ने एना का हाथ कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो नाथन को हर हाल में क्रेटर तक पहुंचा देना। अगले ही पल बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों और हमलावरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कुछ बहादुर लोगों ने मिलकर एक हमलावर को काबू कर लिया। तभी बस के अंदर से 2 गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ सेकंड बाद जॉन लड़खड़ाते हुए बस से बाहर निकला। उसे देखकर एना ने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जॉन के पेट में गोली लगी थी, खून लगातार बह रहा था, फिर भी उसने दर्द छिपाते हुए कहा, मैं अभी भी चल सकता हूँ। एना तुरंत ड्राइवर की सीट पर बैठ गई और पूरी रफ्तार से बस को क्रेटर की ओर ले गई। कुछ देर बाद रास्ता इतना खराब हो गया कि वाहन आगे नहीं जा सका। अब उन्हें पैदल ही जाना था। सबने मिलकर जॉन को सहारा दिया और पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगे। लंबे और कठिन सफर के बाद वे आखिरकार शिखर पर पहुंच गए और वहाँ जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें भर आईं। उनके सामने क्रेटर था, एक ऐसी जगह जहाँ जीवन अब भी मौजूद था। हरे भरे पेड़ हवा में झूम रहे थे। साफ पानी की झील धूप में चमक रही थी, मानो दुनिया में कभी कोई तबाही आई ही न हो। इतनी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार उन्हें वह जगह मिल गई थी जिसकी वे तलाश कर रहे थे। चारों के चेहरे पर
मुस्कान आ गई, लेकिन तभी जॉन के पैर जवाब दे गए। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसका सपना पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी अपनी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, आखिरकार जॉन अपने परिवार को उस सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। एक ऐसी जगह जहां अब भी जिंदगी बाकी थी, जहां उम्मीद अब भी सांस ले रही थी। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आप जॉन की जगह होते तो क्या इतना बड़ा बलिदान दे पाते। मिलते हैं अगली शानदार मूवी की कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।